गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछले क्लास में 11वीं प्रश्नावली कंप्लीट की थी, ठीक है ना। 11वीं सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे था आपको उसको क्लियर कर लिया, एग्जाम्पल कर लिए, प्रमेय कर ली और जो इसका विविध पार्ट भी था उसको भी कर लिया। अब नेक्स्ट प्रश्नावली है 12वीं, ठीक है ना। वर्त। आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्त क्या होता है, वर्त की परिधि क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, ठीक है ना। चाप क्या होता है, लघु चाप क्या होता है, दीर्घ चाप क्या होता है, ये पिछली क्लास में पढ़ा है। तो वर्त क्या होता है, वर्त की परिभाषा क्या होती है। वर्त की परिभाषा कि किसी समतल में एक नियत बिंदु से, किसी समतल में एक नियत बिंदु से किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर, किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं को, समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं को या समस्त बिंदुओं का समुच्चय बोल सकते हैं। समस्त बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति, समस्त बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति वर्त कहलाती है। क्या है वर्त की परिभाषा? किसी समतल में, जैसे ये बोर्ड है, किसी समतल में स्थिर बिंदु से, ये स्थिर बिंदु है, से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय या इन बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है वो कौन सी आकृति होती है? वर्त होता है। समझ में आ गया? ये कौन सी आकृति होगी? वर्त की आकृति होगी। तो समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय, ये बिंदु से बनाई थी आकृति। तो देखिए स्थिर बिंदु, इसे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, स्थित बिंदुओं का समुच्चय वर्त कहलाता है, वर्त कहलाता है। इससे पहले मैंने आकृति बनाई थी डॉट 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 से, वो क्या था? बिंदु थे, उनका समुच्चय, ठीक है। स्थिर बिंदु, ये स्थिर बिंदु है ना, ये क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। स्थिर बिंदु वर्त का केंद्र कहलाता है। और नियत दूरी वर्त की त्रिज्या कहलाती है। ये तो ओ केंद्र हो गया इसका, और ये नियत दूरी है ना, ये दूरी है ओ ए। समझ में आ रही है? ये क्या होगी? वर्त की त्रिज्या, जिसको किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। त्रिज्या किससे? आर से। वर्त की त्रिज्या आर और केंद्र को ओ से। केंद्र के निर्देशांक 0 0, ठीक है। त्रिज्या आर और ये बिंदुओं का समुच्चय बन रहा है, ये क्या हो गया? आपकी वर्त की परिधि होगी, परिधि होगी। और जो आप ये इसको आप आगे बढ़ा दो, इस परिधि को, इस केंद्र को इस साइड में मिला दो ओ बी, ये क्या बन गया? जो केंद्र से गुजरती है,
केंद्र से गुजरती है और वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो क्या कहलाता है? वर्त का व्यास कहलाता है। तो ये क्या हो गया? वर्त का व्यास। ठीक है ना। जो क्या होता है व्यास डी, डायमीटर वो त्रिज्या इंटू 2 इंटू त्रिज्या, त्रिज्या का दुगना होता है डी बराबर 2r। त्रिज्या क्या होता है? दुगना होता है। समझ में आ गई। ओ क्या है? वर्त का केंद्र है। ओ एन ओ बी वर्त की त्रिज्याएं हैं। ओ बी वर्त का व्यास है जिसको डी से दर्शाते हैं। ए बी क्या है? वर्त का व्यास है। और ये क्या है? छोटे छोटे बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बन रही है वो वर्त की परिधि। ठीक है। और जो स्थिर बिंदु था वो वर्त का केंद्र हो गया और नियत दूरी थी वो क्या होगी? वर्त की त्रिज्या होगी। ठीक है। अब जीवा क्या होती है? त्रिज्या बताई दी, व्यास बताई दी। जीवा, जीवा होती है वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर, वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। तो देखिए त्रिज्या बताई दी, जीवा क्या होती है? जीवा होती है वर्त की परिधि पर स्थित, वर्त की परिधि पर, वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु, वर्त की परिधि पर दो स्थित बिंदुओं को वर्त की परिधि पर दो स्थित बिंदुओं, दो स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। जीवा कहलाती है। जो वर्त में जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वर्त का व्यास होती है। वर्त में सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास होती है। वर्त में सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास होती है। क्या होती है? वर्त का व्यास होती है। तो समझ में आ गया। वर्त में सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास होती है। ये ए बी व्यास है। ठीक है। वो वर्त को दो बिंदुओं को मिला रहा है। ये क्या हो गया? सबसे बड़ा। और इससे भी जो केंद्र से नहीं जाएंगी वो क्या होंगी? व्यास से छोटी होंगी। जैसे जैसे परिधि की ओर चलेंगे, मतलब व्यास से परिधि की ओर चलेंगे तो जीवाओं के मान में लंबाई में क्या होगी? कमी आएगी। ये इससे छोटी आएगी, ये इससे छोटी आएगी और ये लास्ट वाली इससे छोटी आएगी। समझ में आ गया। तो वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। जीवा व्यास होता है ना, वो क्या होता है? आपका सबसे बड़ी जीवा होती है। वर्त का व्यास क्या होता है? सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है। ये क्या था? केंद्र ओ ए, ये थी आपकी त्रिज्या, ये परिधि, ये क्या होगी? परिधि होगी। और ये आपकी होगी जीवा। ठीक है। एक और ये हो गया आपका व्यास जो केंद्र से गुजर रहा है। ठीक है। अब वर्त का परिमाप क्या होता है? परिधि क्या होती है? ये चीज़ें आपको देखनी है।
वर्त की परिधि। वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। 2 पाई का मान नियरली इक्वल टू होता है आपका 3.14 या 22/7। ठीक है। आर क्या है? वर्त की त्रिज्या है। तो एक सूत्र तो यह हो गया वर्त की परिधि का। वर्त की परिधि क्या होती है? 2πr। फिर दूसरा वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल। एरिया क्या होता है वर्त का? πr²। क्या होता है? πr²। तीसरा और बोल दें वर्त का व्यास। वर्त का व्यास क्या हो गया? d 2 × r, 2 × त्रिज्या। 2 × त्रिज्या क्या हो गया? वर्त का व्यास हो गया। ठीक है। ये तो हो गई 3 चीज। अब और क्या पूछ रहा है इसमें? अर्धवर्त क्या होता है? वर्त अर्धवर्त भी होता है ना? अर्धवर्त, आधा वर्त। आधा वर्त बोले तो ये लो, इतना था ओ ए, ये तो त्रिज्या हो गई। चौथा सूत्र देख लेते हैं। अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? a बराबर 1/2 πr²। उसका आधा हो जाता है। पूरे का था क्या था? पूरे का क्या था? πr²। और अर्धवर्त का क्या था? 1/2 πr²। ठीक है। पांचवा क्या है? अर्धवर्त का परिमाप या परिधि। अर्धवर्त की परिधि। अर्धवर्त की परिधि क्या है? देखो, अर्धवर्त की परिधि पूरे वर्त की तो 2πr होती है, तो 2πr/2 आधी होगी। 2πr/2 प्लस ये क्या? r और ये r मतलब 2r, तो 2 से 2 कट गया, r कॉमन आ रहा है, r π+2। तो अर्धवर्त की परिधि क्या आ गई? r π+2 क्या आ गई? अर्धवर्त की परिधि आ गई। अब क्या है आपकी? एक आता है दीर्घ चाप, एक लघु चाप। क्या? दीर्घ चाप एवं लघु चाप। दीर्घ चाप एवं लघु चाप क्या होता है आपका? जैसे ये वर्त है और P और Q, ये 2 बिंदु हैं, तो जो कम दूरी है ये चाप की लंबाई, ये तो हो गया लघु चाप, और ये ऊपर वाला क्या हो गया? दीर्घ चाप। इन दोनों को बन गया, तो ऊपर वाला तो क्या बन गया? ये तो बन गया लघु वर्तखंड, लघु वर्तखंड। और ये क्या बन गया आपका? दीर्घ वर्तखंड। जो बड़ा होगा वो दीर्घ होगा, जो छोटा होगा वो लघु होगा। तो दीर्घ वर्तखंड और लघु वर्तखंड बन गए। ठीक है। अब इसमें अभ्यंतर और बहिर्भाग दे रखे हैं वर्त के अंदर। जैसे कोई आकृति दे रखी है, वर्ग है, उसके अंतर्गत क्या दे रखा है? वर्त दे रखा है। तो जो ये तो होगा अंदर का भाग, ठीक है ना, और ये बहिर्भाग भाग। ये तो क्या हो गया? आंतरिक और बहिर्भाग। ठीक है। लघु चाप, दीर्घ चाप, अर्धवर्त, ये समझ में आ गया। अब है प्रश्नावली 12.1। कौन सी? 12.1। अब इसमें आपने छोटी क्लासों में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी कि अर्धवर्त में, वर्त में या वर्त के व्यास द्वारा कई प्रमेय के स्टेटमेंट याद होंगे आपके कि वर्त के व्यास द्वारा केंद्र पर बना कौन है, वर्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कौन क्या होता है? समकोण होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने छोटी क्लास में पढ़ी थी, जो बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है। फिर भी समझने की कोशिश करते हैं हम। देखो प्रश्न देखते हैं क्या क्या है।
पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन संख्या 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है आपका, एक वर्त का केंद्र वर्त केंद्र वर्त के फिर डॉट 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 में स्थित होता है। अब आपको दो ऑप्शन दे रखे, बहिर्भाग और अभ्यंतर, बहिर्भाग एवं अभ्यंतर। इन दोनों में से आपको जो अभी बताया था आपको, वर्त का केंद्र, यह वर्त है, इसका केंद्र वर्त के अंदर होगा बाहर होगा, अंदर। अभ्यंतर क्या आएगा आंसर? अभ्यंतर आएगा। ठीक है, रिक्त स्थान में क्या आएगा? अभ्यंतर आएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, एक बिंदु जिसकी वर्त के केंद्र से दूरी, एक बिंदु जिसकी वर्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वर्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। क्या हो? एक बिंदु जिसकी वर्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वर्त के स्थित है। मतलब क्या है? एक बिंदु जिसकी वर्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है। क्या समझ में आ रहा है? अंदर होगा बाहर होगा, एक बिंदु है जिसकी केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है। त्रिज्या से ज़्यादा की होगी और त्रिज्या से ज़्यादा मतलब वर्त के बाहर स्थित होगी। आंसर क्या आएगा उसका? वह बिंदु कहाँ स्थित होगा? वर्त के बाहर स्थित होगा, बहिर्भाग में। किसमें? बहिर्भाग में। भाग क्या आ गया? बहिर्भाग आ गया। तो प्रश्न क्या था? एक बिंदु जिसकी वर्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वर्त के बहिर्भाग में स्थित होगा। तीसरा प्रश्न क्या है? वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त की व्यास कहलाती है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा, स्टेटमेंट ही है, रिक्त स्थान में पूर्ति करने है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त की व्यास होती है। क्या होती है? व्यास होती है। चौथा प्रश्न है आपका, एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। एक चाप होता है जब इसके सिरे वर्त के क्या हो? व्यास के सिरे हो। एक क्या है? एक चाप होता है, चाप फिर रिक्त स्थान दे रखा है, होता है एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। देखो, एक चाप जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, अर्धवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धवर्त। समझ में आ गया? एक चाप है ये, जब इसका केंद्र से ये व्यास हो गया, व्यास के सिरे होंगे तो क्या बनेगा? ये कि अर्धवर्त बनेगा।
ठीक है ना। पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न क्या दे रखा है, एक वर्त जिस तल पर स्थित होता है, एक वर्त जिस तल पर स्थित होता है, एक वर्त जिस तल पर स्थित होता है, जिस तल पर स्थित होता है, एक वर्त जिस तल पर स्थित होता है उसे तीन भागों में विभाजित करता है। जो प्रश्नावली से पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट दे रखा है उसको आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। उसमें पूरे वर्त का आपको बेसिक दे रखा है, ठीक। बहिर्भाग कौन सा है, अंतर्भाग कौन सा है, वर्त की परिधि क्या है, त्रिज्या क्या है, वर्त क्या है, ठीक है ना। ये सूत्र भी देख लिया हमने। वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। जब एक व्यास के दोनों सिरों का एक चाप जो क्या है, एक व्यास के दोनों सिरे हैं तो कौन सी आकृति बनेगी। तो ये सब चीज़ें आपको क्या दे रखी है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, सत्य असत्य बताने हैं आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य वाला है। क्वेश्चन संख्या 2, सत्य असत्य, सत्य एवं असत्य बताइए और उत्तर का कारण भी दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, केंद्र को वर्त पर स्थित, केंद्र को वर्त पर स्थित किसी बिंदु, केंद्र को वर्त पर स्थित किसी बिंदु, वर्त पर स्थित किसी बिंदु, वर्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली, वर्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखाखंड वर्त की त्रिज्या होती है। मिलाने वाली रेखाखंड वर्त की त्रिज्या होती है। बिल्कुल सही बात है। क्या है, वर्त के केंद्र से वर्त पर स्थित, वर्त के केंद्र से वर्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखाखंड वर्त की त्रिज्या होती है। ये रेखा केंद्र को इस बिंदु से वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। सही है। केंद्र को वर्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वर्त की त्रिज्या होती है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका, एक वर्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती हैं। एक वर्त में समान लंबाई के चाप, एक वर्त में समान लंबाई के चाप, एक वर्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती हैं, जीवाएं होती हैं। तो देखो ये वर्त है और ये चाप है और दूसरी चाप भी यही है। जितनी PQ है उतनी AB है, तो जीवाएं भी क्या होगी आपकी, उतनी होंगी। तो इसमें क्या आएगा आपका, एक वर्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती हैं। तो क्या होती है, क्योंकि वर्त पर अनंत बिंदु स्थित होते हैं, तो इसमें क्या आएगा आपका, सत्य सत्य बताना है ना। तो एक वर्त में समान लंबाई के चाप, समान लंबाई के चापों से जीवाएं भी क्या होंगी, समान होंगी, ठीक है। समान लंबाई के चाप, समान लंबाई के चाप,
ऐसे चाप तो नहीं कहेंगे, समान लंबाई के चाप समान लंबाई की जीवाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक वर्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए, यदि एक वर्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए, यदि एक वर्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है, ये होता है ना। तो तीनों ही बराबर है। जो बड़ा होता, अगर बराबर भागों में बांट दिया जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 भागों में बांटे या छोटे बड़े भागों में बांटे, जो छोटा होता है वो लघु चाप होता है, जो बड़ा होता है वो क्या होता है, दीर्घ चाप होता है। ठीक है। लंबाई में बराबर हो गए। अब ये चाप है, ये चाप है, बराबर है, तो ये क्या होंगे, लंबाई में बराबर हो गए चाप भी। ठीक है ना। तो इसमें ना कोई दीर्घ होता है ना कोई लघु होता है। चौथा क्वेश्चन है आपका, वर्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो। वर्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या की 2 गुनी हो। क्या हो, एक वर्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या की दुगनी हो, वर्त का व्यास कहलाती है, दुगनी हो, वर्त का व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्त का व्यास कहलाती है। ठीक है, सही बात है, क्योंकि व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, इसकी लंबाई वर्त की त्रिज्या से क्या होती है, 2 गुनी होती है। 5वां क्या है, वर्त एक समतलीय आकृति है। क्या है, एक समतलीय आकृति है। वर्त एक समतलीय आकृति है, बताना है। समतलीय आकृति है कि एक समतल में स्थित है। ठीक है ना। परिभाषा में क्या है कि एक समतल में स्थित स्थिर बिंदु, वर्त की परिभाषा क्या बताई थी कि आपको एक स्थिर बिंदु से, एक समतल में स्थित स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, आपका वर्त कहलाता है। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक समतलीय आकृति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह है, एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह है, एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह है जो उसी तल के एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह है जो उसी तल के एक के स्थिर बिंदु से, एक के स्थिर बिंदु से, एक के स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं, अचर दूरी पर होते हैं, अचर दूरी पर होते हैं, एक व्यास कहलाता है, एक व्यास कहलाता है, नहीं त्रिज्या कहलाती है। एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह है जो उसी तल के एक के स्थित बिंदु से अचर दूरी पर होता है, वो क्या कहलाता है, वर्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है ना। अचर दूरी स्थित हो एक वर्त कहलाता है, तो क्या कहलाएगी, व्यास नहीं कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी।
ठीक है। 7वां पार्ट दे रखा है क्या, वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है व्यास कहलाती है। वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है, केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या कहलाती है, क्या कहलाती है, त्रिज्या नहीं, गलत है, असत्य है। वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है, नहीं व्यास कहलाता है। क्या रहना चाहिए था, व्यास, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। वर्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वर्त की त्रिज्या होती है। क्या है, केंद्र को वर्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वर्त की त्रिज्या कहलाती है। सही है, ये इसको मिलाने वाली केंद्र को वर्त पर स्थित बिंदु से। एक वर्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती हैं, नहीं, जीवाएं नहीं होती हैं। समान लंबाई के चाप क्या होते हैं, अगर समान लंबाई के चाप द्वारा जो जीवाएं बनती है वो समान लंबाई की होती है, और ये जीवाएं नहीं होती हैं, ये लघु चाप और दीर्घ चाप होते हैं। ठीक है। यदि एक वर्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा, नहीं तीनों ही बराबर है तो ना तो उनमें लघु है ना दीर्घ, तो चाप ही होंगे। ठीक है। एक वर्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या की दोगुनी है वर्त का व्यास कहलाती है। सही बात है, त्रिज्या की दोगुनी है तो वो क्या कहलाएगी, वर्त की। एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या की दोगुनी है व्यास कहलाएगी। वर्त एक समतलीय आकृति, बिल्कुल सही है। एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह है जो उसी तल के एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर